हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे UNFCCC की जो कोप 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 27th जो मीटिंग यहाँ पर कंक्लूड हुई, उसमें क्या क्या आउटकम्स जो हैं वो बेसिकली निकल कर के आए, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और ये मीटिंग जो है वो 7 से 18 नवंबर तक चली। तो 18 नवंबर बीत चुका है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। और मेजर मिशंस जो हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग जो है वो इजिप्ट के अंदर में हुई, और इजिप्ट के अंदर में शर्म अल शेख नाम की जगह वहाँ पर ये मीटिंग हुई। ओके, तो कुछ मेजर मिशन जिसमें इंडिया इन्वॉल्व था या इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी था, वो सारे मिशन जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ एक दो बहुत छोटे हो सकता है पॉइंट्स मिस हो जाएं, तो उनको इग्नोर मारिएगा, लेकिन जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर कवर कर दिया गया है। चलिए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एक टर्म का नाम लिया गया इम्प्लीमेंटेशन कोप, और एक टर्म और आई जिसका नाम है एडेप्टेशन कोप। तो इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है। देखो, हम हर बार हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग यहाँ पर करते हैं, पिछले साल भी ग्लासगो के अंदर में ऐसी ही जो मीटिंग है वो यहाँ पर की थी कोप 26 की। इस बार हमने जो है वो कोप 27 की इजिप्ट में की है। तो हर साल मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम जो है वो हमें सिर्फ एक साल का मिलता है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि हम हर हर मीटिंग में कुछ ना कुछ कहते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उतनी तरीके से उत्सुक नहीं होते। तो इस बार ये कोप 27 को ये कहा गया कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कोप नाम दो। जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में कहा 2015 में, जो हमने ग्लासगो में कहा 2021 में, उन सबको जो है वो लागू करने की बात करो। जो जो रूल बुक हमने वहाँ पर बनाई, लाइक पेरिस रूल बुक है, ओके, गाइडलाइंस वगैरह अलग अलग एग्रीमेंट्स के अंदर में बनाई, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका जो है वो कोप 27 के अंदर में रखना चाहिए। तो ये मतलब हुआ इम्प्लीमेंटेशन कोप का। एडेप्टेशन कोप का मतलब ये है कि हमें एक ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन तैयार करने चाहिए। उसके बारे में डिटेल में अंदर कवर करूँगा। ओके, याद रखना कि मीटिंग इजिप्ट में हुई है। तो यहाँ पर ये आपके मिनिस्टर हैं जिनका नाम है समेह शोकरी। ओके, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको कोप 27 का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया पहले ही दिन। बात करते हैं आगे और चलते हैं मेजर इनिशिएटिव की तरफ, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, FCLP। ये इनिशिएटिव जो है वो लगभग 26 कंट्रीज़ के लीडर्स ने मिलकर के साइन किया। इसके अलावा EU भी इसके अंदर में है। इन सब ने साथ में मिलकर के 26 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन ने साथ में मिलकर के इस FCLP प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल ग्लासगो के अंदर में कुछ बातें कही गई थी, ग्लासगो प्लीज के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब क्या था इसको समझ लो जरा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ग्लासगो प्लीज क्या है? ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़, लगभग 140 से ज़्यादा कंट्रीज साथ में आई। उन्होंने कहा कि 2030 तक फॉरेस्ट जो लॉस हो रहा है उसको नहीं होने देंगे, डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको नहीं होने देंगे, मतलब रिवर्स करेंगे या इसको रोकने की कोशिश करेंगे 2030 तक। ये बात ग्लासगो प्लीज के अंदर में कही गई थी। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव जो है वो ये वाला फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप अब यानी कि कोप 27 के अंदर में लॉन्च किया गया है। ओके, तो इस तरीके से लगभग बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में इंक्लूड हो गए हैं। 140 तो आप देखो पहले से ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव चला रहे हैं, लेकिन अब 26 और EU कंट्री और साथ में मिलकर के यहाँ पर आ गए हैं। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, इसको को चेयर किया जाएगा बाय USA एंड घाना के द्वारा, जो कि इसकी पहली मिनिस्टीरियल मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास दुनिया के आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, लाइक रशिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, पेरू हैं, उन्होंने इसको साइन नहीं किया है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है कि भाई बहुत सारे फॉरेस्ट तो आउट ऑफ पार्टनरशिप रह गए, आपने क्या किया है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। तो FCLP के अंदर में मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं ही नहीं, तो ये थोड़ा सा इशू है। इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे इसी के अंदर में ही जो आपकी पार्टनरशिप साइन की गई है 26 तो कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, इन दोनों ने मिलकर के ये पार्टनरशिप FCLP यहाँ पर लॉन्च की। तो इसके अंदर में हर एक कंट्री को इनमें से कुछ ना कुछ काम जो है वो यहाँ पर करने हैं। या तो आप फंड लेकर के आइए, फंड नहीं ला सकते टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, प्राइवेट फाइनेंस लेकर के आइए, पब्लिक फाइनेंस लेकर के आइए, इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें कुछ पॉलिसीज़ लेकर के आइए, इंडिजिनियस लोगों को सपोर्ट कीजिए, उसके लिए इनिशिएटिव चलाइए, कार्बन मार्केट को बेहतर कीजिए या फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ कीजिए। मतलब आपको कुछ करना है इनमें से। तो ये सब पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं।
दूसरे इनिशिएटिव की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दूसरा इनिशिएटिव है ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम का। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने एक प्लान यहाँ पर डाला है। उस प्लान के अंदर में कहा गया है कि हम पूरी दुनिया के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप करेंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके बारे में हमें पहले से ही बता देगा, यानी कि अर्ली वार्निंग। और पूरी दुनिया के लिए होगा। इंडिया के पास अपना है, हर कंट्री के पास अपना अपना होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक जैसा सिस्टम यहाँ पर होगा। 2027 तक इसको ऑपरेशनल करने के लिए बात की गई है और इसके लिए हमें 3.1 बिलियन US डॉलर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। अगर हम बात करें अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो अभी तक सिर्फ देखो हैव स्टिल नॉट रीच टू द 33 पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब। ओके, मतलब अभी भी 33% लोगों के पास तक ये अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है। स्पेशली जो कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उतने बेहतर तरीके के मौजूद नहीं है। तो उनको सभी को इसके बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलने चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू हो गया तो हम इससे हर साल लगभग $1 बिलियन के लॉस को यहाँ पर बचा सकते हैं। ओके, प्रिपेयरनेस इसमें ये है बेसिकली कि कितना कितना फंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बताया गया है कि प्रिपेयर्डनेस है, रेस्पॉन्स है, उस सब के लिए $1 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, या डिसेमिनेशन है इन्फॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का, उसके लिए हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ इसका एक प्लान डाला गया है, बाकी बातें बाद में होंगी। ओके, तो देख सकते हो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगले इनिशिएटिव की तरफ चलें तो यहाँ पर इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका लोगो है। इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? स्पेन और सेनेगल, ये 2 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च किया। इसके अलावा इसके अंदर में 30 कंट्रीज़ हैं और 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने मिलकर के इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। इसको सितंबर 2022 में पहले से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इसको ऑफिशियली जो है वो COP27 के अंदर में लॉन्च किया गया। तो मकसद ये है कि हम जो है वो फ्यूचर में जो ड्रॉट्स आ रहे हैं उनसे प्रिपेयर रहें, उसकी तैयारी हमें इसके अंदर में यहाँ पर करनी है। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई ड्रॉट्स कहाँ, क्यों, कैसे आ रहे हैं, उन सबसे लड़ने के लिए मदद करेंगे। हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स तो देंगे ही, जिसको रिलीफ, ओके, इसको तो देंगे ही, लेकिन अब हम चलेंगे रिलीफ से लेकर के सीधे रेजिलियंस की तरफ और बात करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म मेजर्स जो है वो यहाँ पर लिए जा सकें। तो पॉलिटिकल तरीके से, यानी पॉलिसीज़ वगैरह बना करके ड्रॉट से लड़ना है, उससे रेजिलियंस हमें यहाँ पर होना है और 2030 तक इस काम को यहाँ पर करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाला अलायंस, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ UNCCD जो डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है, सिर्फ एकमात्र ग्लोबल कन्वेंशन जो कि डेजर्टिफिकेशन से लड़ रही है। तो ये जो नया अलायंस यहाँ पर बना है, ये भी एक अच्छा काम हो सकता है क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ते हैं उनसे बचने के लिए। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर बात हुई न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स की, जिनको कहते हैं NCQZ। ओके, और ये बात है क्लाइमेट फाइनेंस की। देखो 2009 से ही डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन जो है वो 2020 तक यहाँ पर देंगे, लेकिन ये बात इन्होंने जो है वो सिर्फ कह दी, इन्होंने इसको जो है वो फॉलो कभी नहीं किया। ओके, तो रिपीटेडली फेल होते रहे और हमें $100 बिलियन बिल्कुल भी नहीं मिले। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में गुस्सा है, और उनके अंदर में गुस्सा है कि भाई ये गलत बात है, आपने $100 बिलियन जो है वो हमें नहीं दिए। तो अब ये सब हटा करके 100 बिलियन वगैरह का अब ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा पैसे मतलब $1 ट्रिलियन की, $2 ट्रिलियन की अब हमें ज़रूरत है। तो एक नए गोल जो है वो बनाने चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। ये जो पुराने गोल हैं 100 बिलियन के, इनको ख़त्म कीजिए और नए गोल्स को बनाना शुरू कीजिए। अब नए गोल जो हैं वो 2024 तक फाइनलाइज होंगे, तो दिस इज कॉल्ड न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। ओके, ये जो हैं वो करंट जो क्लाइमेट फाइनेंस के गोल हैं $100 बिलियन का, वो ख़त्म हो जाएगा और जो नया गोल है 2024 में निकल करके आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि अब हमें ट्रिलियंस में फ़ंड चाहिए, अब हमें बिलियंस में फ़ंड नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तो ये इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इनिशिएटिव आता है अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, और इसकी अगर हम बात करें तो ये अपने आप में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए इनिशिएटिव है, और इससे जो कार्बन क्रेडिट का प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और अफ्रीका के अंदर में जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक तरीके से यूनिट है जो कि आपको परमिशन देती है कि आप 1 टन कार्बन का इमिशन कर सकते हो, बाकायदा आप उसके लिए एक क्रेडिट जो है वो परचेज़ करें। तो पैसे दे करके आपको कार्बन कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की परमिशन जो है वो इस तरीके से मिलती है, उसके लिए आपको फ़ंड देने पड़ते हैं। इस तरीके से अब आपका जो कार्बन मार्केट है उसकी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। मकसद ये रहे, इसके अंदर में हम लगभग 300 मिलियन के करीब कार्बन क्रेडिट एनुअली प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक।
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, और साथ ही साथ 2050 तक जो है वो 1.5 बिलियन क्रेडिट एनुअली जनरेट किए जाएंगे। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। 6 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट होगा 2030 तक, और 120 बिलियन का रिवेन्यू जो है वो 2050 तक जनरेट होगा। आप देख सकते हो, ये याद नहीं रखना आपको। ओके, ऐसे ही बहुत सारी जॉब्स यहाँ से क्रिएट होंगी। ओके, रिवेन्यू सब जनरेट होगा, लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट भी रिलीज़ की गई जिसका नाम है अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव्स की आगे किस तरीके से फ्यूचर में बढ़ाएंगे। हमें याद नहीं रखना क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके, बट ये आपको पता होना चाहिए कि वॉलेंटरी कार्बन मार्केट्स को भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। वॉलेंटरी कार्बन मार्केट जो हैं वो कार्बन इमिटर्स को परमिट करते हैं कि वो अपने जो इमिशन है उनको ऑफसेट कर सकते हैं, हालांकि उनको कार्बन क्रेडिट जो है वो परचेज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया, ये ऐसा है कि आपको कुछ पैसे देने हैं और उससे आपको एक क्रेडिट मिल जाएगा। उस क्रेडिट के बदले आप जो है वो कार्बन इमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वॉलेंटरी कार्बन मार्केट्स इस तरीके से वर्क करते हैं। अफ्रीका का इनिशिएटिव है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव आता है दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, और ये फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन जो है वो एक क्लस्टर है कंपनीज़ का। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इन्होंने कहा है कंपनीज़ ने मिलकर के कि बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट सेक्टर है, कंक्रीट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्रीज से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में जाती है। तो इन सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करने की बात की गई है और इसके लिए $12 बिलियन का प्रोविज़न इसके अंदर में यहाँ पर किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स इसके अंदर में जो है वो जुड़ी हुई हैं और ये पूरा कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ कार्बन को रिलीज़ करती हैं उनको डीकार्बोनाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अंदर में लगभग 65 कंपनीज़ हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू $8 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, और $12 बिलियन का इन्होंने यहाँ पर अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया। ओके, सीमेंट के अंदर में भारी आप देखो कि वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में भी, और यहाँ से जो कह सकते हैं कार्बन इमिशन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी इमिशंस यहाँ से निकलते हैं। ओके, बट ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया। लॉन्च नहीं किया गया, लॉन्च पहले से ही था, लेकिन अब इसको जो है वो आपका कुछ कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। 9 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग बेल्जियम, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस अलायंस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। ओके, COP27 के अंदर में ये इनिशिएटिव सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा? IRENA यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC, इन दोनों ने मिलकर के इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। इंडिया जो है वो GWEC यानी कि इस वाली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, और ये अलायंस बेसिकली यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। इसकी ज़रूरत ये थी कि हमें जो है वो कोशिश करनी है कि जो ऑफशोर विंड है, ओके, ऑफशोर विंड पावर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में 2050 तक 2000 गीगावाट से ज़्यादा की पावर जनरेट करनी है, और अभी सिर्फ हम 57 गीगावाट की पावर यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो हमें जो है वो ऑफशोर विंड पावर का जो कह सकते हैं कि परसेंटेज है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, वो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ाना है। एम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 2050 तक 2000 गीगावाट लेकर के आना है, 2030 तक 380 गीगावाट लेकर के आना है। तो अभी जो लक्ष्य पास में है उसको आप याद रखेंगे। 2030 तक 380 गीगावाट के करीब कैपेसिटी जो है वो इस अलायंस के थ्रू लेकर के आनी है। इसमें सब कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। इसके बाद आगे आ जाते हैं और यहाँ पर एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है बाय नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNEP और UNDP के द्वारा। तो चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। ये ऐसी फैसिलिटी है जो कि इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम करेगी। वेदर वगैरह से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी कंट्रीज़ को जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लाइक इंडिया है, बांग्लादेश है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। तो डाटा को सब दिया जाएगा इस तरीके से, और ताकि वो लोग भी बेटर प्रिपेयर हो सकें क्लाइमेट चेंज से, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह के ज़रिए सब कुल मिला के याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम करेंगे। ये लिखा हुआ है मकसद, वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। तो जो कंट्रीज़ छोटी हैं उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर ETAF यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर जो है वो यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया गया बाई US के क्लाइमेट एनवॉय जो कि जॉन कैरी हैं, स्पेशली US ने इसको लॉन्च किया है। ओके,
और ये प्लान का नाम है एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। मतलब ये है कि हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ओके, और ये जाने को हम कहते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गई ड्यू टू कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर, तो इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द प्रोग्राम डेट इज़ कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। फॉसिल फ्यूल से हट करके हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिन्यूएबल एनर्जी के मकसद को हासिल करने के लिए यूएस ने प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। और यूएस ने इस प्रोग्राम को रॉकफेलर फाउंडेशन और वेजोस अर्थ फंड के साथ मिलकर के लॉन्च किया। इसमें ये प्राइवेट कैपिटल को लेकर के आएंगे, यानी कि पैसा लेकर के आएंगे, ताकि क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में, याद रखना, किया जा सके। ओके, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। और ये एक तरीके से वॉलंटरी कार्बन ऑफसेट इनिशिएटिव है और यूएस इसको जो है वो लागू कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो रिवेन्यू जो भी यहाँ से निकल कर के आएगा उससे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। सोलर हो सकता है कि पावर का प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में विंड फार्म्स लगाए जा सकते हैं। तो ये सब काम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में यहाँ पर किया जाएगा। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो वॉलंटरी है। ये एक तरीके से आपका वॉलंटरी नहीं होना चाहिए था, लीगली बाइंडिंग इस तरीके से यहाँ पर इसको करना चाहिए था। तो आप मकसद देख सकते हो, मैंने इमेज में भी दिया है। मोबिलाइजिंग कैपिटल, कैपिटल को मोबिलाइज करना है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जो हैं उनको एक्सेलरेट किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं और एक मेजर इनिशिएटिव दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल शील्ड, ये यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया। आप इसको ग्लोबल शील्ड कहिए, आप इसको ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव कहिए, या ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क कहिए। ये G7 का प्लान है और G7 मतलब कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको जो है वो प्लान किया है। इसका नाम है ग्लोबल शील्ड। और इसके अंदर में हम जो है वो ऐसी कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट डिज़ास्टर से जूझ रही हैं, सफ़र कर रही हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर करेंगे। ओके, और ये COP27 मीटिंग में इसको लॉन्च किया गया। तो G7 के प्रेसिडेंट जर्मनी था इस बार। ओके, उसने जो है वो इसको डाला। इसके अलावा V20 ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्टर्स का ग्रुप है। लगभग 58 कंट्रीज़ इसके अंदर में आती हैं। ऐसी कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, उनको V20 कहते हैं, यानी कि वल्नरेबल और 20 इसके अंदर में लगाया गया है। ओके, तो ये कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया और सब यहाँ पर इसको लागू करने की बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि इसका मकसद क्या है, ग्लोबल शील्ड क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हरिकेन्स आते हैं, ड्रॉट्स आती हैं, फ्लड आती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके लिए फंडिंग जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करानी है डिज़ास्टर प्रोटेक्शन के लिए। और स्पेशली ये फंडिंग जो है वो हम प्री अरेंज्ड इंश्योरेंस के रूप में करेंगे। मतलब अब डिज़ास्टर आने का पता पहले ही लग जाता है। ओके, डिज़ास्टर आने का पता पहले ही लग जाता है, तो उसके लिए फंडिंग भी प्री अरेंज्ड यहाँ पर जो है वो की जाएगी। इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया गया है और सबसे पहले जर्मनी साथ में आया, उसने इतने मिलियन यूरोज़ जो है वो दिए। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ ने 40 मिलियन यूरोज़ भी दिए। तो ये सब कंट्रीज़ साथ में मिलकर के इस ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की तरफ जा रही हैं। और इसके जो पहले रेसिपिएंट होंगे, इसके अंदर जितना भी फंड ये जर्मनी और अदर कंट्रीज़ के द्वारा दिया गया है, वो पहला फंड आपका फिजी, कोस्टारिका, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को जाएगा। ये कंट्रीज़ को पाथ फाइंडर कंट्रीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में भारी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 2022 में देखने के लिए मिला, जैसे पाकिस्तान में भारी फ्लड्स आए। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये जो है ग्लोबल शील्ड लॉन्च की है, ये लॉस एंड डैमेज फंड को बाईपास करने के लिए की है। और COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ पर नहीं लॉन्च किया गया, तो उसके एवज में ये लॉन्च करके लोगों को भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बट ये प्रोग्राम आपको याद रखना है, इसके अंदर में देखो जर्मनी वगैरह तो पैसा दे ही रहे हैं, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी अपनी ग्लोबल शील्ड फाइनेंस फैसिलिटी के जरिए इसके अंदर में पैसा जो है वो यहाँ पर डालेगा। ओके, तो याद रखना कि ये फैसिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करती है। ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में वर्क करती है, और ये जो है वो सपोर्ट करेगी आपका जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है बाई G7 प्लस V20। ओके, जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। तो इनको जो है वो सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये क्लियर हो गया कि क्या है ग्लोबल शील्ड और क्या है आपका ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ आती है, एक टर्म आती है, डेट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टॉक टेक। ये क्या होता है? ये जो प्रोविज़न है ग्लोबल स्टॉक टेक का, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में लागू किया गया था। तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इन शॉर्ट इसको GST यहाँ पर कहा जाता है, ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ पेरिस एग्रीमेंट यानी GST।
इसका मकसद ये है कि हमने कितना जो है वो इमिशन यहाँ पर किया है, टेकिंग द स्टॉक, कितना इमिशन किया है उस सभी का स्टॉक रखना पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने में, ताकि दुनिया का कलेक्टिव प्रोग्रेस देखी जा सके। देखो जी, ग्लोबल स्टॉक टेक ओके कि अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद से यानी 2015 के बाद से अब तक 2022 तक हमने क्या क्या किया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उस सब को कंपाइल करके कुछ ऐसा डाटा रिलीज़ किया जाए या उनको कंपाइल किया जाए, कलेक्टिव प्रोग्रेस देखी जाए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसको कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने लॉन्ग टर्म गोल्स लिए, एग्रीमेंट्स के अंदर में कुछ अचीव किया या नहीं किया, वो सब काम हम ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर में जो है वो देखेंगे। इससे हमें इन्फॉर्मेशन हासिल होगी कि हाँ भाई हमने जो है वो व्हाट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड ऑन द मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट गोल ओके। तो हमने हाल में क्या किया क्या नहीं किया, इस सब को मापने के लिए काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये इस तरीके का पहला स्टॉक टेक जो है वो आपका ग्लासगो के अंदर में अडॉप्ट किया गया था, और एक स्टॉक टेक जो है वो 2 साल का होगा, यानी 2 साल तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पिछले पेरिस एग्रीमेंट के बाद से, उसको सब कंपाइल यहाँ पर किया जाएगा, और अगले साल कोप 28 के अंदर में ओके ये जो आपका पहला स्टॉक टेक है वो कंक्लूड यहाँ पर होगा। मतलब अभी इन्फॉर्मेशन हम सब इकट्ठी कर रहे हैं ओके ग्लासगो से लेकर के, और 2023 तक ये जो है वो आपकी कंपाइल हो जाएगी और उसको फिर पब्लिश करेंगे ओके। तो ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी कि किस तरीके से हमने जो है वो पेरिस एग्रीमेंट की बात से क्या क्या किया, उसकी सारा डाटा इकट्ठा करके यहाँ पर डाला जाएगा। इसके अलावा एक और सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड द मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम MARS। तो इसको लॉन्च किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उन्होंने जो है वो अपना मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम COP27 के अंदर में लॉन्च किया। ये एक न्यू ग्लोबल सिस्टम है जो कि मीथेन इमिशन के सारे सोर्सेज को डिटेक्ट करेगा, सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल करके जहाँ से भी मीथेन निकल रहा होगा उसको हम डिटेक्ट करेंगे और उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ को बताएंगे कि भाई आपके कंट्री के इस एरिया में से मीथेन के इमिशन हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए काम किया जाए ओके। तो ताकि हम मीथेन के अगेंस्ट में जो है वो एक्शन यहाँ पर ले सकें। अब ये जो है वो आपका बेसिकली सपोर्ट करेगा जितने भी मीथेन इमिशन को रोकने के लिए इनिशिएटिव्स पहले से चल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल मीथेन प्लीज जो है वो ग्लासगो के अंदर में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इसके अंदर में कहा गया था कि जो मीथेन के इमिशन हैं 2030 तक उनको 30% कम यहाँ पर कर देंगे। तो अब ऐसे को कम नहीं होंगे, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च करनी पड़ेंगी, और UNEP ने इस तरीके की एक पॉलिसी लॉन्च की दैट्स कॉल्ड द मार्स सिस्टम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लासगो के अंदर में जो डिसीजन लिए गए उनको एक्सेलरेट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो लार्ज मीथेन के सोर्सेज पता लगेंगे ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। किसने लॉन्च किया, मकसद क्या है, सब याद रखना है, कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रीन शिपिंग चैलेंज जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये शिपिंग चैलेंज लॉन्च किया गया है बाई 2 कंट्रीज़ US और नॉर्वे के द्वारा, और ये जो है वो बेसिकली इसके ज़रिए सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं ओके, उन सबसे ये कहा गया है कि जो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री है वहाँ से जो इमिशन होते हैं उसको कम करना है, यानी कि शिपिंग सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने की बात इन्होंने यहाँ पर की है ओके। तो ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करना है, यानी कि शिपिंग सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना है, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आ जाता है और वहाँ से भारी इमिशंस जो हैं वो होते हैं, तो उसको रोकने के लिए काम यहाँ पर किया गया है। आप इसके अंदर में कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाइए, इनोवेशन लाइए, लो इमिशन या जीरो इमिशन फ्यूल का यूज़ कीजिए, पॉलिसीज़ लाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनको आपको बेसिकली डीकार्बोनाइज करना है, वहाँ से कार्बन के इमिशंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन शिपिंग चैलेंज। इसके बाद आगे चलते और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ दैट्स कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है ओके। ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करता है, और हाल ही में 3 कंट्रीज़ अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को 4 कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, इन चारों ने मिलकर के इस इनिशिएटिव को साइन यहाँ पर किया है ओके। ये एग्रीमेंट है FAO के अंदर में है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, और इस तरीके से इसके जो सिग्नेटरीज़ की संख्या है वो लगभग 100 के करीब पहुंच गई है। और इसका मकसद याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो ऊपर पढ़ोगे लिखा हुआ है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर, तो आपको पता नहीं कि किसके अंदर में लॉन्च हो सकता है। आप सोचोगे कोई पोर्ट से रिलेटेड काम होगा या वगैरह वगैरह चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। FAO का इनिशिएटिव है और इसके अंदर में जितनी भी तरीके से इलीगल या अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फ़िशिंग की जाती है उसको रोकने के लिए काम किया जाएगा, यानी गलत तरीके से फिशरी सेक्टर को हार्म ना किया जाए, उसको जो है वो रोकने का काम इसके अंदर में किया जाएगा।
PSMA इस तरीके की फर्स्ट इंटरनेशनली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलीगल तरीके की जो फिशिंग है उसको रोकने के लिए वर्क यहाँ पर करती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो कि गलत तरीके से फ़िशिंग करेंगे या फ़ॉरेन वेसल्स का इस्तेमाल करेंगे फ़िशिंग करने के लिए, उनको जो है वो पोर्ट की एक्सेस जो है वो बंद कर दी जाएगी, उनको पोर्ट पर जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो फ़िशिंग करेंगे ही क्यों। तो याद रखना कि दिस इज़ फॉर फाइट अगेंस्ट IUUF यानी कि इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग। ओके, तो उसको रोकने के लिए काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में और अभी इसके बारे में बात भी की गई। आप ये मत समझो कि अभी लॉन्च किया गया है, ये 2016 में लॉन्च किया गया और इसके बारे में 4 कंट्रीज़ ने इसको अभी साइन किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम है रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पैक्ट, और ये जो है वो दुनिया की 3 लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कंट्रीज़ ने मिलकर के साइन किया है। 3 कंट्रीज़ कौन सी? ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्रीज़ मिलाकर के पूरी दुनिया के 52% रेन फॉरेस्ट को कवर करती हैं और इन तीनों ने मिलकर के रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पैक्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, और ये कुछ नहीं, बस फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे, उसके लिए ये ट्राईलेटरल अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया है और 52% पूरी दुनिया के रेन फॉरेस्ट इनके अंदर में आ जाते हैं। और इस तरीके से आपको साउथ टू साउथ कोऑपरेशन दिखेगा। ब्राज़ील भी साउथ में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी साउथ में है और आपको मिलेगा कि इंडोनेशिया भी साउथ में जो है वो पड़ जाता है। तो साउथ टू साउथ कोऑपरेशन इस तरीके से वेरी नेचुरल नज़र आता है क्योंकि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा है। ओके, पॉइंट याद रखना है कि किन 3 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है AWARE यानी कि एक्शन फॉर वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव COP27 के अंदर में ड्राफ्ट किया गया। ओके, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड वाटर डे को, जो कि आपका 14 नवंबर को पड़ता है। इसके अंदर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, प्राइवेट एजेंसी हो सकती हैं, UN की एजेंसी हो सकती हैं। इसका फोकस 3 प्रायोरिटीज़ पर है। दुनिया भर के अंदर जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको डिक्रीज़ करना है, वाटर की सप्लाई को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा म्यूचुअली एग्रीड पॉलिसीज़ जो हैं वो लेकर के आनी है, सभी कंट्रीज साथ मिलकर के वर्क करें। और इसके अंदर में बात की गई है वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन एक्शंस की, यानी कि पानी जो है वो सेव रहे, क्लाइमेट चेंज का असर उस पर ना पड़े, उसके लिए कोऑपरेटिव मेजर्स जो हैं वो लेने की बात की गई है। ओके, इसमें अगर हम देखें तो वाटर और क्लाइमेट को जोड़ा गया है, इंटरलिंक किया गया है और एजेंडा 2030 तक का है। कुल मिला के हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है, जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए हैं, उसको प्रमोट करते हुए ये इनिशिएटिव जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप दूसरी बार लॉन्च की गई है, ऐसी सेकंड कंट्री है जिसने इसको लॉन्च किया है। इंडोनेशिया ने इसको लॉन्च किया, याद रखना किस कंट्री ने लॉन्च किया। तो दिस इज़ द सेकंड कंट्री जिसने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। इससे पहले इस पार्टनरशिप को साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया था। ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर में ऐसा है कि जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है, तो इंडोनेशिया फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है, तो ट्रांजिशन करना चाहता है। तो उसके लिए इसको जो है वो फंड की ज़रूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसा जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर में इकट्ठा यहाँ पर किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान है, उन सब ने मिल करके ये पैसा जो है वो इसके अंदर में डाला है, ताकि इंडोनेशिया जैसी जो कंट्री है वो आपके पावर सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी से चला सके, कोल का इस्तेमाल उसके अंदर में कम किया जा सके। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप कोलेड किया जाएगा बाई US और जापान, यानी ये दोनों मिलकर के इस पार्टनरशिप के अंदर में पैसा डालेंगे और उस पैसे से इंडोनेशिया के अंदर में जो कार्बन सेक्टर है उसको कम किया जाएगा, मतलब कार्बन का पोल्यूशन जो है वो कम किया जाएगा। ओके, और बेसिकली ये G20 समिट के दौरान लॉन्च किया गया। ये मैं COP27 की बात नहीं कर रहा। ओके, ये यहाँ पर ये ऐड हो गया। ओके, मुझे लगा COP27 के अंदर में लॉन्च किया, लेकिन ये जो है वो याद रखना है कि G20 समिट के अंदर में लॉन्च किया गया है। G20 की समिट बाली इंडोनेशिया के अंदर में ही हो रही थी, इसीलिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि डील के अंदर में $20 बिलियन दिए गए हैं और ये मॉडल जो है वो COP26 ग्लासगो के अंदर में अडोप्ट किया गया था। लेकिन अब देखिए आप G20 के अंदर में इस पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है। ओके, तो थोड़ा बहुत याद रखो भाई, कौन है, कैसे है, क्या हो रहा है। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बात करें तो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है क्या, इसकी बात कर लेते हैं।
देखो, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम पर ना पड़े, हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट हो जाएं, तो उसके लिए कुछ गोल्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ये बात हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में भी कही थी कि हमें अपनी जो एडेप्टिव कैपेसिटी है, स्ट्रेंथन है, उस सबको यहाँ पर बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस यहाँ पर करना है। ये बात हमने जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर में की गई थी। तब से लेकर के हम कह रहे हैं कि भाई एडेप्टेशन के लिए कुछ गोल्स तैयार कर लो, कुछ गोल्स तैयार कर लो। 2015 से हम जो है वो इनको ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। कोप 27 के अंदर में 4 कंट्रीज़ ने मिलकर के, यानी कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक है, इन कंट्रीज़ को बेसिक कंट्रीज़ कहते हैं, इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई अब कोप 27 आ गया है, अब तो इसको लॉन्च कर लो। तो भाई ये अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी इसको जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है। तो याद रखना कि इंडिया भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व है और इसको प्रेशराइज करने की बात हो रही है, अभी लागू नहीं किया गया कि, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। इसके अंदर में हम एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, रेजिलियंस को स्ट्रेथन करेंगे और वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने का काम करेंगे। 3 कंपोनेंट्स हैं, जब इसको लागू कर दिया जाएगा डिटेल में कवर करेंगे। फिर इसके बाद सैंटियागो नेटवर्क जो है वो न्यूज़ के अंदर में आया। सैंटियागो नेटवर्क क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से कंट्रीज़ का नेटवर्क है। इसके अंदर में वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं। उन कंट्रीज़ को टेक्निकल नॉलेज, रिसोर्स वगैरह पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो दिसंबर 2019 की जो कोप 25 की मीटिंग मैड्रिड में हुई थी स्पेन के अंदर, उसके अंदर इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया था। ओके, और ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि लॉस एंड डैमेज मतलब क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए फ़ंड देना था। ओके, तो उस फंड के नाम पर जो है वो सैंटियागो नेटवर्क लॉन्च किया गया कि भाई किन कंट्रीज़ को इस तरीके से जो फंड है वो यहाँ पर उपलब्ध करा जाए वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म के अंदर में। मकसद देख सकते हो, द विजन ऑफ सैंटियागो नेटवर्क इज़ टू कैटलाइज द टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं जिनमें टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है उनको ये सब पहुंचाना है और उनको थोड़ा सा फंड वगैरह देना है, नई टेक्नोलॉजी देनी है। ओके, लोकल, नेशनल, रीजनल लेवल पर ये सब काम इसके अंदर में होगा। ये सब अभी प्रोसेस में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैंटियागो नेटवर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, UNFCCC के अंदर में है, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि इस इनिशिएटिव में इंडिया इन्वॉल्व है। तो अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि प्रोग्राम है कोड लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT। ये एक समिट है जो कि कोप 27 की मीटिंग के साइड में ही यहाँ पर जो है वो होस्ट कर ली गई। इसके अंदर में बहुत सारी कंट्रीज़ इकट्ठी हुई, बहुत सारी कंपनीज इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जो गोल कहे गए थे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रोकेंगे, हाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, उन सबको जो है वो अचीव करने की बात की गई है। ये जो समिट है स्वीडन और इंडिया के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई और पहली बार 2019 में लॉन्च की गई थी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सपोर्ट यहाँ पर की जा रही है। तो इसके अंदर में जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, कंपनीज आती हैं, वो सब यही कहेंगी कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को लो कार्बन करेंगे, उसको डीकार्बोनाइज करेंगे और नेट कार्बन इमिशन जो है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई क्या बात हो रही है? बहुत ईजी है। इंडिया ने वैसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बट जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। इंडिया ने अपनी लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी यहाँ पर लॉन्च की, आप देख सकते हो नीचे इंडिया का लोगो लगा हुआ है और इसमें जो है वो आप इसको देखिए लिखा हुआ है LTLEDS, यानी कि इंडिया की लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये इंडिया ने लॉन्च की और कोप 27 के अंदर में लॉन्च की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि सभी पार्टीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज लॉन्च करनी है। मतलब आप कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करोगे अपने कंट्री के लेवल पर, वो सब बताओ, डॉक्यूमेंट वगैरह दो कुछ। ओके, तो कोप 26 के अंदर में कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो इसको प्रोड्यूस नहीं किया था, तो उनसे कहा गया कि भाई 2027 यानी कि कोप 27 तक आप, यानी कि नहीं, कोप 27 यानी कि 2022 ओके तक आप इसको सबमिट करो। तो इंडिया ने अब जा कर के इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो सबमिट किया है। इसके अंदर में आप देखो कि 4 कंसीडरेशन ली गई हैं कि हम अपनी जो इसके अंदर में बेसिकली 4 कंसीडरेशन लेकर के बात की गई है कि इंडिया को हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उसके लिए हम जो है वो लो कार्बन स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं और इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी कम है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में, लेकिन फिर भी हम जो है वो वर्क यहाँ पर कर रहे हैं और इंडिया को क्लाइमेट रेजिलियंस की ज़रूरत यहाँ पर है। ये पॉइंट्स मुझे नहीं लगता याद रखने की ज़रूरत है।
बट याद रखो कि ये जो आपका लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, कैसे सब चल रही थी 2015 से लेकर के 2021 और फिर 2022 में इंडिया ने इसको डाला। ओके, इसके अंदर में आप देख सकते हो कि इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी निकल करके आते हैं। अब इन फीचर्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके अंदर में बताया गया है कि इंडिया जो है वो क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स जो है वो ले रहा है, जिससे कि उसके जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, उनके अंदर में जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम कैसे कर रहा है उसकी बात इस पूरी स्लाइड में की गई है। आप पोस्ट कर सकते हैं, इसकी PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसको लॉन्च किया गया है, या फर्टिलाइज़र के लिए नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र लॉन्च किए गए हैं, या फिर आपकी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए पैट स्कीम जो है उसकी बात की गई, या नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की गई, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई। ओके, ये सब बातें जो हैं वो इसके अंदर में की गई, तो इग्नोर मारो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आ जाता है, और इस इनिशिएटिव का नाम है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, MAC। इंडिया ने इस मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन कर लिया है, आप लोग वो देख सकते हो, और इसको ज्वाइन किया गया COP27 की मीटिंग में। ये जो आपका इनिशिएटिव है ये UAE के साथ में इंडोनेशिया ने मिलकर के लॉन्च किया था, और इसमें जो मैनग्रोव के फॉरेस्ट जो कि कोस्टल एरिया पर स्टॉर्म सर्ज और साइक्लोन से हमें बचाने का काम करते हैं, नेचुरल बैरियर के रूप में वर्क करते हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हम कोस्टल एरिया में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, इन सब ने भी इसको ज्वाइन कर रखा है, तो इंडिया ने भी इसको अब ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने कोस्टल एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, दुनिया को अवेयर करेंगे कि भाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के। और मैनग्रोव जो है वो साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, जो कि मैराइन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से हमारी जो बेसिकली ज़मीन है, कोस्टल सिस्टम है, उसको यहाँ पर बचाते हैं। ओके, और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या है MAC, किसने लॉन्च किया, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, और कौन सी कंट्रीज़ हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद इंडिया के इन्वॉल्वमेंट का एक और इनिशिएटिव दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक थ्रू एजेंडा, और ये ग्लासगो में लॉन्च किया गया था। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा है बेसिकली। ओके, और इन्होंने जो है वो बेसिकली ये इनिशिएटिव COP26 के अंदर में लॉन्च किया गया। इसके बारे में कुछ बातचीत यहाँ पर हुई। ओके, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया ने नहीं लॉन्च किया, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर में। COP26 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। 45 दुनिया की कंट्रीज इसके अंदर में जुड़ी हुई हैं, इंडिया भी इसके अंदर में एक सिग्नेटरी है। तो जस्ट इतना बताने के लिए कि इंडिया इसके अंदर में एक सिग्नेटरी है, मैंने ये स्लाइड यहाँ पर जो है वो डाल दी। ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो कंट्रीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए, सिविल सोसाइटीज़ के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर देता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे जो हैं वो आपके इमिटिंग सेक्टर्स हैं उनको आप जो है वो डीकार्बोनाइज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ओके, तो इसके जो सिग्नेटरीज़ हैं वो प्रायोरिटी एक्शंस को मापते हैं कि भाई कैसे हम चीपर टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स इसके अंदर में इंक्लूड किए गए हैं। तो उस तरीके से आप देखो कि पावर सेक्टर है, या रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, हाइड्रोजन सेक्टर है, ओके, और एग्रीकल्चर है, इनको सभी को डीकार्बोनाइज करने की बात इसके अंदर में की गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने की, व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू एजेंडा या ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा। इसके बाद में आगे बात करें तो आगे इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया जिसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। और ये इनिशिएटिव इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में वर्क करती है, उसके साथ में UNDP ने साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। इसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। इसमें जो यूथ होते हैं 18 से 23 साल की उम्र के जो छात्र छात्राएं होते हैं, बच्चे होते हैं, ओके, उनके द्वारा हम मैसेज जो है वो भिजवाएंगे पूरी दुनिया को कि अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करें, लाइफ स्टाइल ऐसा हो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ओके, तो ये सब बातें जो हैं वो आपकी यहाँ पर इसके अंदर में की गई। हम पिछले 1-2 साल से इस लाइफ प्रोग्राम के बारे में गा रहे हैं। ओके, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इसको कहते हैं, और उसके बारे में हम गा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि हमें ऐसे जीना है जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए ही जी रहे हैं। उसके बाद में इंडिया ने COP27 में 2 बातें और कहीं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की दैट इज कॉल्ड द अवर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन बाई 2030 एट COP27। ओके, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई, और ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ में मिलकर के लॉन्च की गई। एक सिंपल पॉइंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया के तरफ से एक ऐसा सिटी गई, ओके, कोलकाता नाम की जो सिटी है उसने
वहाँ पर यानी कि COP27 के अंदर में अपना जो कह सकते हैं कि अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस मॉडल था उसको यहाँ पर जो है वो डाला। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी अच्छी खासी बातें जो है वो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में यहाँ पर की गई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इंडिया की एक सिटी गई कोलकाता और उसने थोड़ा मंच को जो है वो छुआ। ओके, तो उन्होंने बताया कि हम कैसे जो है वो अर्बन क्लाइमेट को बेहतर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया ने मिलकर के कुछ और बातें भी कहीं, जैसे अरब कोएलिशन ग्रुप है, उसने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 2030 तक $24 बिलियन जो है वो हम देंगे। इजिप्ट के अंदर में मीटिंग हुई तो इजिप्ट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल बोरोइंग, जिससे जो क्लाइमेट वल्नरेबल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल हैं, उनको जो है वो फंड वगैरह सब उपलब्ध कराए जाएंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, इसके लिए पैसा जो है वो बॉन्ड से आएगा, बॉन्ड मार्केट में इशू करेंगे, पैसा मोबिलाइज करेंगे और कंट्रीज़ की मदद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैसिव गैस एक्सपेंशन रिस्क ओवरटेकिंग पॉजिटिव क्लाइमेट पॉलिसीज़ रिपोर्ट, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा रिलीज़ की गई, जस्ट एक रिपोर्ट है। इसके अलावा कार्बन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा एनुअल रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड द कार्बन बजट 2022 रिलीज़ की गई। UNEP और UNFCCC ने साथ में मिलकर के एक 5 साल का लंबा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है COP27 के अंदर में। ओके, जिससे कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्रीज़ तक पहुंचाया जा सके। ये जस्ट पॉइंट याद रखना कि किन किन कंट्रीज़ ने लॉन्च, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो एक और पॉइंट है डेट इज़ कॉल्ड COP27 जो कि UNFCCC की थी, उसने क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में 35% कम पैसा यहाँ पर जो है वो उपलब्ध कराया है। अगर हम बात करें COP27 के अंदर में तो टोटल मिलाकर के $230 मिलियन जो है वो यहाँ पर एडेप्टेशन के लिए दिए गए हैं, याद रखना इस चीज़ को। और ये जो एडेप्टेशन है इसको फंड में डाला जाता है, एडेप्टेशन फंड के अंदर में। पिछली बार इसमें काफ़ी पैसा दिया गया था लेकिन इस बार 35% कम पैसा यहाँ पर दिया गया है। तो एडेप्टेशन फंड एक इंटरनेशनल फंड है जो कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज एडेप्ट हो सकें क्लाइमेट चेंज से, और इस फंड को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जो है वो सेटअप किया गया था। अब मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता कि क्या क्या लॉन्च किया गया था, ना ही मैंने COP27 की मीटिंग को यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया, ओके, ना ही उसको ज्वाइन किया, बट ये सब पॉइंट्स फैक्ट्स जहाँ भी आए, इंडियन एक्सप्रेस में हो सकता है, डाउन टू अर्थ में हो सकता है, जहाँ पर भी आए वो सब मैंने आपको यहाँ पर कंपाइल करके दे दिए। अब जितने याद रख सकते हो रखो, नहीं याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो इंडिया इन्वॉल्वमेंट वाले हैं उनको तो ज़रूर से आपको याद रखना है, और आपसे पूछा भी सकता है कि COP27 की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, जैसे कि COP26 के बारे में मेंस के अंदर में ऑलरेडी कवर किया भी गया। तो इसी के साथ जो है वो ये लास्ट स्लाइड थी। और हाँ, अभी ये जो है अगर हम बात करें आगे तो मेन जो एजेंडा था वो था हमारा कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फंड जो है वो यहाँ पर आपका लागू किया जाए, लेकिन उसको बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। उसके एवज में इन्होंने अलग अलग तरीके के छोटे छोटे फंड दिए, जैसे कि ग्लोबल शील्ड हो सकता है, उसके नाम पर कहा कि इसी से ही काम हो जाएगा और लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें ज़रूरत थी लॉस एंड डैमेज फंड की, उसको जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ओके, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अगर आपको जानना है व्हाट इज़ द लॉस एंड डैमेज तो आप डाउन टू अर्थ देख सकते हो, ये यहाँ पर ये रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।